गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि अपने पिछले क्लास में आपको मैंने दिखाया था बाय द डायग्राम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव का कैसे फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री हो रहा था। तो आपने देखा था कि एस है डिस्प्लेसमेंट और एक्स के बीच ग्राफ है, और तो आपका अगर ऐसे वेव मिल रही है तो प्रेशर वेव के केस में कैसे मिल रही थी कि अगर यहाँ प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा, एक्सट्रीम पे क्या होगा, एक्सट्रीम वाले पे जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा था, और यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि π/2 का फेज डिफरेंस है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि साइन वाला कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है और कॉस वाला कर्व क्या होता है अपने वहाँ से ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता है। तो साइन कॉस में कितना का आपका फेज डिफरेंस होता है, साइन कॉस में कितने का अंतर है, π/2 का। तो इसीलिए प्रेशर ये आपके डिस्प्लेसमेंट एस ग्राफ हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रेशर और एक्स के बीच ग्राफ। तो ये मैंने ग्राफ से को मैंने दिखा करके हर एक पार्टिकल को स्टडी करके मैंने प्रूफ किया था। अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन अपन प्रूफ करते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू प्रूफ करते हैं ये क्या रिलेशन है। मतलब बेसिकली क्या है, जो तुमने सीखा है ना कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में जो बताया था फेज डिफरेंस π/2 का, उसी को मैं प्रूफ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो क्या बोले अपन, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या डालोगे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। सोचो कि एक पाइप है, क्या है, ये पाइप है आप, ठीक है, एक पाइप है, ठीक ना, और यहाँ से मान लो साउंड वेव तुमने क्रिएट कर दिया, तो तुमको पता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ओके। अब क्या है, ध्यान सुनना कि मैंने दो क्रॉस सेक्शन लिया। सोचो सर्कुलर पाइप है तो कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये मैं दो क्रॉस सेक्शन ले लिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया मान लो कि आपका, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आपका ए है। अब क्या है, तो वो जो तुमने क्रॉस सेक्शन तुमने लिया है वहाँ पे वो क्या हो गया, उसमें क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल हो गए। चलो मान लो एयर भरा हुआ है, एयर होगा, इस क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, एयर है इस दोनों क्रॉस सेक्शन में। दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए है, इनके बीच का जो गैप है ना, दोनों ये जो एयर क्रॉस सेक्शन एयर का जो लेयर है, इनमें जो गैप है बच्चों डेल्टा एक्स है। कितना है, डेल्टा एक्स है। अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हारी वेव हाइट यहाँ से आपने डिस्टर्बेंस किया, वेव क्रिएट किया, तो ये क्या होगी, कंप्रेस होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कंप्रेशन अपन स्टडी कर रहे हैं, तो मान लो कि अब ये थोड़ी आगे बढ़ेगी अपनी पोजीशन से। अभी इसकी पोजीशन ये है तो मैंने ऐसे करके दिखा दी, इसकी पोजीशन अभी क्या है, ये, तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब ये मेरी कुछ बढ़ जाएगी, अब मेरी कुछ ये बढ़ जाएगी, तो मैंने माना कि ये आपकी यहाँ पे, ये अब इसकी नई पोजीशन आपकी यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है। ये आपकी अभी नई पोजीशन कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई, और इसकी कितनी आ गई, और मतलब यहाँ से जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना खसक गया, आगे एस खसक गया, कितना आपका आगे बढ़ गया, एस बढ़ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये S बढ़ा तो अब ये भी आगे बढ़ेगा। अब ये नहीं कि आपका ये भी S बढ़ेगा, अगर दोनों में अगर ये भी S बढ़ जाएगा, मतलब सेम गैप, इतना गैप अभी भी, इतना गैप अभी भी है, तो गैप अभी उतना ही है, तो मतलब क्या बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ना तो प्रेशर बढ़ेगा ना तो प्रेशर घटेगा, सेम गैप है, तो है ना। तो अगर ये S है तो या तो उससे ज़्यादा कुछ बढ़ेगा या उससे कम बढ़ेगा, तो मैंने माना उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये आपका कुछ ज़्यादा बढ़ गया, और ये यहाँ पे अभी इसकी पोजिशन ये थी यहाँ पे, और ये अब यहाँ से ऐसे हो गया यहाँ पे। अब ये जो खसका है बच्चों, ये आपका खसका यहाँ से S प्लस शिफ्ट जो हुआ है डेल्टा S हुआ है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से S, और यहाँ ये कितना खसक है, S प्लस डेल्टा S। अब देखना तुमको ध्यान से मेरी बात को सुनना कि पहले तो यहाँ पे अगर तुमसे अगर मैं पूछूं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इनके बीच की गैप दोनों एयर लेयर जो भी था आपका, दोनों क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर जो एयर लेयर है इनके बीच का गैप डेल्टा एक्स है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पे बोलेंगे इसको इनिशियल वॉल्यूम, जो अभी इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम बोलेंगे वी आई। तो मैं तुमसे कितना बोलूँ कि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया इंटू में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो एरिया इंटू में कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम पता करना है, फाइनल वॉल्यूम को मतलब क्या हुआ कि अभी ये डेल्टा एक्स जब अभी ये पोजीशन शिफ्ट हुई है, मतलब अभी ये यहाँ से यहाँ नए पोजीशन पे जो शिफ्ट हुई है, उससे इस केस में कितना वॉल्यूम बोलेंगे, उससे बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम। तो अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होने वाले, तो एरिया वही रहेगा, बस मैं इनके बीच का ये वाला गैप निकाल लूँ, ये वाला डिस्टेंस निकाल, तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में दिस लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे हमने क्या क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में दिस लेंथ, तो आप कैसे पता करेंगे, सवाल ये, तो मेरे को ये पता करना भी, मैं इसको मिटा देना ताकि कन्फ्यूजन न रहे। तो तुमको पता है कि ये S है और डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स में से S तुम घटा दोगे तो तुमको ये क्या मिल जाएगा, ये जो तुमको लेंथ मिलने वाली बच्चों, ये वाली लेंथ जो मिलेगी आपको वो मिल जाएगा डेल्टा एक्स माइनस S मिल जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस S मिल जाएगा। तो अब देख लो इन दोनों लेयर के बीच में गैप कितना हो गया, डेल्टा एक्स माइनस S प्लस में S प्लस डेल्टा S। तो ये तुम करोगे तो तुमको मिल जाएगा यहाँ से
डेल्टा एक्स माइनस एस ये लेंथ प्लस में दिस लेंथ एस प्लस डेल्टा एस, दोनों को ऐड करोगे तो इनके बीच की लेंथ मिल जाएगी। कितने मिलेगी ऐड करोगे तो ये माइनस एस प्लस तो कट जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एस बचेगा। तो ये जो बच्चों लेंथ हो गई डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एस, ये तुम्हारी लेंथ होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अभी जो इनके बीच की जो गैप है इतना है, डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एस। पहले कितना था, डेल्टा एक्स था, अभी क्या डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर घट गया होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, इस फाइनल वॉल्यूम का मतलब यहाँ वाले केस में पहले डेल्टा एक्स था तो इसके बीच में जो वॉल्यूम होगा तो इनिशियल वॉल्यूम बोलेगा, और नया वाले केस में बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम। तो ये मेरे को मिलेगा एरिया इंटू में दिस लेंथ, ये लेंथ मेरी कितनी डेल्टा एक्स प्लस में क्या आपकी डेल्टा एस है। तो ये आपकी क्या होगी फाइनल वॉल्यूम होगी, और ये क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर तुमने इतना कर लिया इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम तुमने समझ लिया तो फिर आगे तुम्हारा सारा काम आसान हो गया। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये मान लो सर्कुलर पाइप है तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा। मैं दो सर्कुलर को स्टडी कर रहा हूँ, एक यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहा हूँ, इनके बीच का बहुत स्मॉल है, डेल्टा एक्स से दिख रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन है बहुत कम। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो अभी इस कंडीशन में जो वॉल्यूम देखेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स। अभी क्या हुआ कि ये जो अपनी पोजीशन से एस शिफ्ट हो गई और ये कितना होगा एस प्लस डेल्टा एक्स शिफ्ट हो गई, ठीक है। और इन दोनों के बीच डेल्टा एक्स तो पहले ही से था। तो मेरे को फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में लेंथ मल्टीप्लाई करना होता है। मेरे को लेंथ पता चल गया डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एस है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो ध्यान से, तुमको निकालना चेंज वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम एस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना बच्चों, एरिया इंटू डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एस है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना एरिया इंटू डेल्टा एक्स। घटाओगे तो तुम एरिया इंटू डेल्टा एक्स कट जाएगा, ए इंटू डेल्टा एक्स कट जाएगा, बचेगा ए इंटू में डेल्टा एस, ए इंटू डेल्टा एस बच गया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, बल्क मॉडुलस तुमको पढ़ाया था इलास्टिसिटी में, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीजें पढ़ाया था। यंग मॉडुलस जो होता था इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस या इलास्टिसिटी बोलते थे, वो होता सॉलिड का डिफाइन होता था। कम बीटा जो है बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है फ्लूइड के केस में होता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था शुरुआत में ही। तो जब भी वॉल्यूम में कभी भी चेंजिंग होता है, प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में जब भी चेंजिंग होता है तो अपने को क्या डिफाइन होता है, बीटा डिफाइन होता है। बीटा क्या होता था, माइनस डेल्टा पी अपन में चेंज इन प्रेशर अपन में वॉल्यूम फ्रैक्शन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपन वॉल्यूम वी, ये क्या होगा आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। सिखाया तो मान लो कि तुम्हारा क्या है, सपोज करो कि ये आपका फ्लूइड है और यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करो चारों तरफ से, तो अब इसका वॉल्यूम जितना है अभी वो नहीं घट जाएगा, तो इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, हाँ कुछ चेंज हो गया डेल्टा वी का, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा वी हो गया, और प्रेशर तुमने चेंज किया है तो डेल्टा पी हो गया, तो ये तुमको मिल जाएगा बीटा। तो ये तुमको बीटा कब डिफाइन होता है, वो फ्लूइड के केस में डिफाइन होता है, या तो गैस हो या तो आपका लिक्विड हो, तो उस केस में डिफाइन होता है। सॉलिड के लिए होता है यंग डिफाइन होता है, ई डिफाइन होता है या वाई डिफाइन होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। तो बीटा तुमको पता क्या हो गया, माइनस डेल्टा पी अपन डेल्टा वी अपन में वी आई। माइनस किस लिए शो कर रहा है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए ताकि ओवरऑल तो तुम्हारी क्वांटिटी क्या मिल जाए, बीटा पॉजिटिव मिल जाए, है ना। तो बीटा इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा पी अपन में डेल्टा वी अपन में वी, ये होता है इनिशियल वॉल्यूम वी आई कर लो या वी करके छोड़ दो, समझ जाना तुम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस बीटा इंटू में डेल्टा वी अपन वी, और डेल्टा पी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि डेल्टा पी गई लोगे माइनस बीटा इंटू में डेल्टा वी अपन में वी हो गया, डेल्टा पी होगा माइनस बी, डेल्टा वी क्या चेंज इन वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम मैंने पहले ऊपर से निकाल रखा है, एरिया इंटू डेल्टा एस मैंने पुट कर दिया, और इनिशियल वी का इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कितना बच्चों ये आपका एरिया इंटू डेल्टा एक्स है, तो नीचे में एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ऊपर में क्या होगा एरिया इंटू डेल्टा एस हो गया, ए से कट जाएगा बच्चों, तो डेल्टा पी का वैल्यू कितने आ गए माइनस बीटा डेल्टा एस अपन में डेल्टा एक्स। बहुत स्मॉल चीज के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत स्मॉल, तो डेल्टा एस को डी एक्स लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी कॉस्ट हुआ बच्चों कितना, मेरा माइनस में बीटा इंटू में डी एक्स अपन में डी एक्स आ गया, डेल्टा पी कितना आ गया माइनस बीटा इंटू में डी एक्स अपन में डी एक्स। अब डी एक्स अपन डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, तो मेरे को पता है कि इक्वेशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस में 5। मेरे को क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो माइनस के एस का तुमको माइनस के मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस के इंटू एस नोट बन जाएगा, साइन का पूरा कॉस बन जाएगा, तो माइनस के इंटू में एस नोट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो मैंने क्या किया बच्चों, डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकाल लिया, अब माइनस, अब क्या करना है मेरे को, ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस बीटा है और डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के इंटू एक्स नॉट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बीटा के एस नॉट है ना, डी एस बाई डी एक्स में किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस बीटा करोगे तो डेल्टा पी मिल जाएगा, तो इसमें माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करो तो माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा के एस नॉट हो जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितना बच्चों का, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये कुछ ऐसा बन रहा है कि एस इक्वल्स टू एस नॉट कॉस ओमेगा इंटू माइनस के एक्स प्लस 5 या वाई इक्वल्स टू ए साइन, कुछ उस तरह का फंक्शन बना रहा है। तो ये मेरे को क्या मिल रहा है कि मेरे को साफ अगर कंपेयर करें तो मेरे को ये दिख रहा है
कि ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। पर इस केस में क्या होगा, ये चेंज इन प्रेशर है तो ये चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा बच्चों, है ना। चेंज इन प्रेशर क्यों बच्चे, तुमको मैंने बताया था चेंज इन प्रेशर, हर एक चीज जितना भी डेल्टा पे निकाले चेंज इन प्रेशर है। हर एक जगह पहले क्या था आपका नॉर्मल एयर होता है, लेकिन जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल एयर को मैं पी नॉट मानूँ तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो पी नॉट प्लस पी डैश हो गया, जहाँ प्रेशर घटेगा पी नॉट माइनस पी डैश हो गया। तो ये सारे क्या है, चेंज इन प्रेशर है। तो इसी को तो स्टडी कर रहे हो ना तुम, तो ये सब क्या चेंज इन प्रेशर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो डेल्टा पी हो गया, मैंने कि चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी नॉट क्या है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड है। अक्सर चेंज इन प्रेशर को यहाँ पे चेंज इन नहीं दिखाया जाता, प्रेशर पे काम चला जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या चेंज इन प्रेशर है किस टाइम टी पे, और डेल्टा पी नॉट क्या चेंज इन मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर है, दैट मींस प्रेशर एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस में फाइव। ये तुम्हारा हो गया। अब मेरी बात को यहाँ सुनना, हमने क्या प्रूफ किया था कि जो प्रेशर वेव होगा वो फेज डिफरेंस उसका कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, किसके रेस्पेक्ट में, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेव होगी। डिस्प्लेसमेंट वेव मेरी क्या थी बच्चों, ये थी एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स फाइव। ये मेरा एस नॉट साइन में है और ये मेरा क्या होगा कॉस में हो गया, तो तुम्हारा फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे मैंने कन्वर्ट कर डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा पी ना कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। अब क्या करो कि डिस्प्लेसमेंट वेव है और प्रेशर वेव है, इसको स्टडी करो, देखो ये वाला पार्ट। डिस्प्लेसमेंट वेव के पास कितना ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 है, पर यहाँ पे क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस पाई बाई 2 है, यानी कि पाई बाई 2 क्या कर रहा है, आगे लीड कर रहा है प्रेशर वेव। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया, हेडिंग रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव से आपकी जो भी डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2 को होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या चेंज इन प्रेशर है किसी टाइम टी पे, और डेल्टा पी नॉट क्या मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर है, दैट मींस प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और एस नॉट साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 बाई 2। एक तुमको जानकारी को बता दूं कि बहुत जगह तुमको देखेगा क्या डेल्टा पी को पी हो गया, डेल्टा पी नॉट को पी नॉट लिख देगा और साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 बाई 2 कर देगा, ऐसे कर देगा आपका। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, वो तुम्हारे सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए अपने ये सब सारी चीजें की जाती है। पी को मतलब ये मत समझना कि बस ओनली प्रेशर की बात करें, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट प्रेशर की नहीं, ये चेंज इन प्रेशर है। क्यों भाई चेंज इन प्रेशर है, क्योंकि कंप्रेशन में आपकी प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जा रही है, तो ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन में क्या रही है, प्रेशर आपकी घट जा रही है। तो बेसिकली हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, कितना बढ़ा कितना घटा, कितना बढ़ा कितना घटा, चेंज है, इसी को बोलते हैं चेंज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात रही बच्चों रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। मैंने कुछ सिखाया था कि जैसा प्रेशर वेव बिहेव करेगा डिस्प्लेसमेंट वेव के साथ, सिमिलर इज कैसा बिहेव करेगा, डेंसिटी भी बिहेव करेगी, क्योंकि तुम देख रहे थे प्रेशर जहाँ बढ़ रहा था डेंसिटी बढ़ रही थी। लेकिन प्रूफ करना है उसको भी, चलो उसको भी प्रूफ कर देते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ वो चीज़, ये कैसे अपन उसे प्रूफ करेंगे। हाँ तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। अब अपनी हेडिंग है अगली कि प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में कैसा रिलेशन होगा। हालांकि तुम्हें पता है कि जैसा प्रेशर वेव रिएक्ट करता है वैसे डेंसिटी रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन सेम इन फेज में होगा। लेकिन मैथमेटिकली में प्रूफ करने में प्रूफ करता है बहुत सिंपल है। तुमको पता है डेंसिटी का रिलेशन मास और वॉल्यूम के साथ, तुमको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तुमको ये चीज़ पता है। डेंसिटी अगर तुम्हारे पास मास बाई वॉल्यूम है तो देखो क्या होता है, सारा गेम क्या है, बीटा का है। बीटा में तुम क्या देख रहे होगे कि वहाँ पे क्या है कि dv अपॉन b आ रहा है नीचे में। तो हर जगह पिछले बार में तुमने देखा होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि डी बाई वी का हमें dv चाहिए। मैं पूरे टर्म क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो डी रो अपॉन डी बन जाएगा और m हो जाएगा 1 अपॉन v का -1 बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। अरेंज करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा डी रो माइनस एम अपॉन वी स्क्वायर में टू डी वी को उधर भेज दिया अरेंज करने पे। अब क्या होगा, डी रो हो गया। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास वॉल्यूम का 2 पावर, तो एक वॉल्यूम मैं निकाल लूँगा, तो एक वॉल्यूम निकालूंगा तो मेरा बन जाएगा मास बाई वॉल्यूम बन जाएगा, और एक नीचे वॉल्यूम बच जाएगा। तो मास बाई वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, और डेंसिटी अपन रो अपन वी हो जाएगा। तो ये माइनस एम अपॉन वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस रो अपॉन वी, और डी वी को मैं डी वी रखा, ठीक है। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया रो इक्वल टू एम अपॉन वी। एक मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया, मास बाई वॉल्यूम का रेशियो क्या बन गया, मेरा डेंसिटी एक वॉल्यूम बचा था नीचे आ गया, तो डी रो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रो अपॉन वी इंटू डी वी हो गया। अब रो को मैं डी रो अपॉन रो लेना चाहता हूँ, तो डी रो अपॉन रो क्या हो गया, माइनस डी वी अपॉन वी। ये याद रख सकते हो बच्चों, क्योंकि तुमको यही से साफ साफ दिख रहा है डेंसिटी और मास और वॉल्यूम में कि मास तो अक्सर आपका कंजर्वेटिव रहता है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डी रो अपॉन रो को जब करोगे तो माइनस डी अपॉन वी हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि इनवर्सली रिलेशन होगा। तो इतना ना करने बजाय लॉजिक से भी किया जा सकता है। तो डी रो अपॉन रो क्या होगा, माइनस डी वी अपॉन वी हो जाएगा। या यहीं पे अपन ये बोलना चाहें तो ये भी तुम लिख सकते हो कि डी वी अपॉन वी क्या हो जाएगा, माइनस में डी रो अपॉन रो हो जाएगा, ये भी तुम बोल सकते हो।
ये भी बोल सकते हो डी वी अपॉन वी क्या होगा, माइनस डी रो अपॉन रो हो जाएगा, माइनस के साथ ही आना है। बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, बीटा इक्वल्स टू माइनस डीपी, चेंज इन प्रेशर अपॉन में फ्रैक्शन वॉल्यूम। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डेल्टा के फॉर्म में अभी नहीं लिखा है, तो माइनस डीपी अपॉन क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन वी हो जाएगा। माइनस डीपी डीवी अपॉन वी को मैं चाहता हूँ कि डेंसिटी के फॉर्म में लिखूँ, तो डीवी अपॉन वी होगा माइनस डी रो अपॉन वी, तो माइनस डी रो अपॉन रो हो गया, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया या कट गया, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू ऊपर में डीपी होगा, नीचे में डी रो अपॉन रो हो गया, ये सारा टर्म पॉजिटिव आ गया। अब देखो तुमको करना क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन रो हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीपी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या चाहिए बच्चों, डी रो में को निकालना है, चेंज इन डेंसिटी। डी रो का मतलब क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी स्मॉल। तो डी रो कैसे मिलेगा, तो रो का तुम ऊपर भेज दो तो रो इंटू डीपी बन जाएगा, अपॉन में बीटा हो जाएगा। तो डी रो क्या हो गया बच्चों, रो इंटू डीपी अपॉन बीटा हो गया। रो अपॉन बीटा को मैंने अलग कर दिया, डीपी को अलग कर दिया। डीपी क्या बच्चों, चेंज इन प्रेशर, और चेंज इन प्रेशर तुमने देखा था किसी टाइम टी पे क्या होता था, पी नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना, कॉस में आ रहा था, है ना। तो डेल्टा पी हो जाएगा मेरा रो अपॉन बीटा, और डीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये डीपी तुम कंफ्यूज मत होना, डेल्टा पी वहाँ पे था, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा, पी नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो डेल्टा पी को डीपी भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे डीपी मैंने डीपी लिखा हुआ था, डीपी की वैल्यू मतलब डेल्टा पी की वैल्यू पुट करना है। तो रो अपन बीटा हो जाएगा बच्चों, और डीपी की वैल्यू मतलब क्या, डेल्टा पी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, पी नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब क्या हुआ कि अब मैं तो लिख दिया, इसको मैंने एक साथ ले लिया। अगर मैं इसको एक साथ लूंगा रो अपन बीटा इंटू पी नॉट, तो मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि तुमने कुछ यहाँ पे निकाला था, हाँ कि रो अपन बीटा इंटू डीपी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, चेंज इन डेंसिटी डी रो के बराबर है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं लिख सकता हूँ व्हाट, डी रो लिख सकता हूँ, डी रो, ठीक है। डी रो लिखूंगा पर डी रो नॉट लिखूंगा, क्यों नॉट लिखूंगा, क्योंकि पी नॉट है, ठीक है ना। ये डीपी था ओनली सिंपल बात समझ में आ रही है, रो अपन बीटा इंटू में डीपी, तुम्हारा क्या डी रो है, रो अपन बीटा, ये पी नॉट मतलब क्या, डीपी नॉट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चेंज इन, मैंने बताया ये पूरे इक्वेशन में जो भी प्रेशर है वो चेंज इन प्रेशर है, जो भी प्रेशर का इक्वेशन होता है वो सारा चेंज इन प्रेशर होता है। तो डेल्टा पी कुछ डेल्टा पी नॉट भी लिखते हैं, और पी नॉट भी सिंपली पी नॉट भी लिखते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर डेंसिटी अपॉन में बल्क मॉडुलस इंटू में प्रेशर कुछ आ रहा है, तो हम लिखते हैं वहाँ पर चेंज इन डेंसिटी। यहाँ पी नॉट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी रो नॉट हो जाएगा। तो डी रो इक्वल्स टू डी रो नॉट हो गया, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स। मैंने बोला था कि डी रो लिखो या कहीं डेल्टा रो लिखो, तो डेल्टा रो को मैं कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर लो, डी रो को लिख सकते तो डेल्टा रो, डी रो नॉट को लिख सकते तो डेल्टा रो नॉट। अब कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स लिख दिया। 5 लगाना तो 5 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तुम क्यों छोड़ोगे भाई, लगा लो 5। तो तुमने देखा कि चेंज इन डेंसिटी किसी टाइम टी पे है, और ये क्या है, डेंसिटी एम्पलीट्यूड है, और ये कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स 5। अगर तुम कंपेयर करो इससे, कंपेयर विद डेल्टा पी को डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स, है ना, यही था ना मेरे पास प्रेशर का वेव इक्वेशन। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, हमें फेज देखना है, तो ये वाला पार्ट देखो बस, ये भी कॉस में है, कोई भी कॉस में है, और ये क्या तुम्हारा अंदर बिल्कुल सेम है, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 है, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। दैट मीन्स फेज डिफरेंस क्या होगा इनका, 0 हो गया। मतलब क्या, फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या, सेम फेज में है। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अपोजिट फेज का मतलब क्या होगा कि उल्टा होना, कि डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में क्या होता है, 90 डिग्री का फेज होता है, ठीक है ना, फेज अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब कुछ तो फेज डिफरेंस होता है। मतलब अगर आपका एक बढ़ेगा तो हो सकता है कि एक उल्टा ही रिएक्ट करे, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग रिएक्ट करेगा, सेम तरह का रिएक्ट नहीं करेगा। तो नोट में लिख लो कि प्रेशर और डेंसिटी वेव आर इन सेम फेज। प्रूफ कर देना कि प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है आपकी, सेम फेज में होती है। मैंने तुमको दिखा दिया। कैसे पता चला कि प्रेशर का इक्वेशन जैसा ये वाला टर्म है कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स 5, सेम चीज ये भी यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर π/2 होता तो फेज डिफरेंस π/2 को होता, अगर पाई होता तो फेज डिफरेंस पाई को होता, लेकिन कुछ नहीं, ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 और ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। दैट मीन्स प्रेशर एंड डेंसिटी वेव आर इन सेम फेज। पर पहला पॉइंट है, दूसरा तुमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव क्या होता था, उनका फेज कितना होता था, π/2 होता था। तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर और डेंसिटी वेव, डिस्प्लेसमेंट और एंड प्रेशर और डेंसिटी वेव। मतलब डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का अगर फेज डिफरेंस π/2 हो रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डेंसिटी का भी होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ जो रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, वही रिलेशन क्या होने वाला आपका, डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ होने वाला है। तो यहाँ पे इनके बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, π/2 हो गया। अब ने तुमको सबसे पहले मैंने क्या किया, साउंड वेव जनरेट करके दिखा दिया था, वहीं पे कि हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट के टर्म पढ़ेंगे, और प्रेशर के टर्म पढ़ेंगे, और डेंसिटी के टर्म पढ़ेंगे, और सब कुछ वहाँ पे क्लियर कट में कर ही दिया था। अभी ये दोनों चीज़ था, बस मैथमेटिकली प्रूफ किया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है ना, डेरिवेशन था, ओके, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और सारी चीज़ें तुमको थी, अगर कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीज़ें पहले ही हो रखी, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि प्रेशर वेव में क्या डिस्प्लेसमेंट वेव से π/2 का
फेज डिफरेंस रखेगा और डेंसिटी और प्रेशर जो है एक ही सेम तरह के रिएक्ट करेगी, ठीक है। इतनी बात होगी। अगली हेडिंग बच्चों होने वाली है कि साउंड की जो वेलोसिटी है या लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है वो डिफरेंट मीडियम में क्या क्या होगी, मतलब सॉलिड में क्या होगी और आपके लिक्विड में क्या होगी और गैस में क्या होगी। अगर सॉलिड भी है तो एक आयरन है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे या किसी और में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब वो सारी कहानी की निकाल कर रही है, मतलब बेसिकली अपने को फार्मूला देखना है उसका क्या होना है और सिमिलर बस एग्जैक्ट फार्मूला और कुछ नहीं है। तो चलो वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अभी स्पीड ऑफ साउंड वेव अलग अलग मीडियम में पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो कराया गया, जिसपे अभी जो कॉन्सेप्ट तुमने देखा उस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज गिवन। भाई एक साउंड वेव है जिसका एयर में इक्वेशन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, P = 0.2 sin 3000 × T-9x, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे P दे रखा है तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चेंज इन प्रेशर है, मतलब कितना बढ़ा है कितना घटा है। मतलब अगर आपकी अभी मेरे पास अभी इस रूम में नॉर्मल प्रेशर है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कितना बढ़ गया, ठीक है ना, कितना चेंज इन प्रेशर आपका नॉर्मल एयर से कितना बढ़ रहा है, वो चेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो P = 0.2 sin 3000 T-9x, तो ये डेल्टा P है, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है और कितना कम हो सकता है, ये है। और P क्या चेंज इन प्रेशर एनी टाइम T पे है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेंशन नहीं करेगा, बार बार डेल्टा P के फॉर्म में नहीं लिखेगा ना तो DP के फॉर्म में लिखेगा, सिंपली ऐसे करके लिख सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इक्वेशन देने के बाद बोला कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। बोला कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम क्या होगा। इफ नॉर्मल प्रेशर इज गिवन बाय, नॉर्मल प्रेशर की इक्वेशन दे रखा है बच्चों को 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम क्या करो कि इस इक्वेशन को तुम कंपेयर विद डेल्टा P = डेल्टा P0 sin ω × T-k। मैंने क्या लिखा, डेल्टा P लिखा है ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए कि ये चेंज इन प्रेशर है। तो अगर आप T के कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा होता है, तो यहाँ से T कोफिशिएंट ओमेगा का वैल्यू कितनी 3000 है, तो ओमेगा = 2πf होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ω/2π। ओमेगा को 3000/2π है, तो यहाँ से तुमको वैल्यू आ गया कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1500/π हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल था फ्रीक्वेंसी निकालना। अच्छा अगर यहाँ पे मेरे किसी वेवलेंथ पूछता तब भी कोई दिक्कत थी क्या, नहीं निकाल सकते थे। तो यहाँ पे वेवलेंथ के की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट क्या होता है, k होता है, तो k की वैल्यू 9 हो गया, तो वहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा = 2π/k हो जाएगा। अगर तुमसे स्पीड ऑफ वेव पूछे तभी भी निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। अगर वही पूछते तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा कि मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो तुमको पता है कि डेल्टा P0 = 0.2 है, बस चेंज नहीं, मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है। अब ध्यान सुनना कि जब तुम ये ग्राफ पढ़ते थे, ये प्रेशर वेव है और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो तुमने ग्राफ देखा था कुछ ऐसे, अभी मैंने दिखाया था, है ना। अगर यानी कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो कि ये जो अभी इस वाले 0 वाला पॉइंट है, ये आपका ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 0 प्रेशर है, ये बेसिकली क्या है, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा P 0 होने का मतलब क्या समझ रहे हो कि कुछ भी प्रेशर चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ का जो प्रेशर है इस वाले पॉइंट पे, ये जो रेफरेंस हो नॉर्मल प्रेशर पे, कितना प्रेशर पे बच्चों, नॉर्मल प्रेशर पे। तो यहाँ पे जो एक्सिस पे जो है, ये वाला एक्स एक्सिस पे जो जितने भी पॉइंट है वहाँ प्रेशर होने का जरूर मतलब क्या, नॉर्मल प्रेशर है। अब ये वाला पॉइंट, इस वाला पॉइंट का प्रेशर क्या है, नीचे इतना, तो यानी कि नॉर्मल प्रेशर से घट चुका है, रेयरफेक्शन होगा। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा कितना है P0 है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो वैल्यू तुम्हारी कितनी डेल्टा P0 है, या ये वैल्यू जो एम्पलीट्यूड डेल्टा P0 है, तो ये जो होगा नॉर्मल प्रेशर कितना है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो भी होगा, मान नॉर्मल प्रेशर क्या हो गया, P0 हो गया। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल प्रेशर से इतना घट चुका है, कितना घट चुका है, ये वैल्यू कितने डेल्टा P0 है, तो डेल्टा P0 घट जाएगी। यानी कि उसके जो भी आपका नॉर्मल प्रेशर, उसके नॉर्मल प्रेशर में से क्या करो, उसके एम्पलीट्यूड घटा दो, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा मिनिमम प्रेशर, है ना, यही तो मिनिमम है ना। और मैक्सिमम क्या होगा आपका, ये प्रेशर हो गया मैक्सिमम प्रेशर। तो ये वाला जो प्रेशर है वो कैसे पता चलेगा, डेल्टा P0 है, ये कितना अधिक प्रेशर वो बात कर रहा है। तो कितना अधिक प्रेशर किससे, नॉर्मल प्रेशर से। तो नॉर्मल प्रेशर आपका यहाँ पे है, नॉर्मल प्रेशर से ये इतना ज़्यादा है। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर एब्सोल्यूट। ये यहाँ पे तो हालांकि ये ग्राफ डेल्टा P चेंज करेगा, बताएगा, पर हमें मैक्सिमम प्रेशर क्या चाहिए, एब्सोल्यूट में चाहिए। तो मैं देखूंगा कि कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है। तो पहले नॉर्मल प्रेशर लिख लो, प्लस जितना ज़्यादा है वो लिख लो, डेल्टा P0 ज़्यादा है।
तो ये कहानी है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेल्टा पी जीरो होने का मतलब क्या कि प्रेशर चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब क्या हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है, नॉर्मल प्रेशर पी है, डेल्टा पी है, वाई एक्सिस पे डेल्टा पी है। तो अगर ये तुम्हारा ओरिजिन है या मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या डेल्टा पी आपके जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, मतलब इनिशियल प्रेशर इक्वल टू क्या फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल जीरो थोड़ी होता है आपका, वो तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका नॉर्मल प्रेशर ही रखा है। लेकिन यहाँ वाले पॉइंट पे क्या हो चुका है, डेल्टा पी बढ़ चुका है। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या करेंगे, नॉर्मल प्रेशर में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का ऐड कर देंगे। तो डेल्टा पी कुछ डेल्टा पी नॉट साइन होगा, क्योंकि मैंने इसका डेल्टा पी नॉट का वैल्यू आगे 0.2। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल प्रेशर में क्या करेंगे, डेल्टा पी नॉट को जोड़ देंगे। तो आपका मैक्सिमम प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना है बच्चों, 10⁵ है। तो 1 इंटू कितना है आपका 10⁵ है, ठीक है। और डेल्टा पी नॉट क्या है, डेल्टा पी नॉट यहाँ से तुमने मैंने कंपेयर करके निकाला 0.2, तो प्लस में 0.2 कर दो। ये क्या होगा 1 इंटू क्या होगा डेल्टा पी अपॉन माइनस में 0.2 हो गया। अब देख लो कि बच्चों डेल्टा पी कितनी बड़ी पावर है, कितनी ज़्यादा पावर है, और 0.2 उसके रेस्पेक्ट में क्या कुछ भी नहीं है। तो जब आप बोलते हो ना तो प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ कंप्रेशन में, तो ये ऐसे ही इंक्रीज होता है, थोड़ा सा बड़ा प्रेशर थोड़ा घटा, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा घटा। ये तुम्हारा मैक्सिमम अभी सोचो कि ये इंक्रीज हुआ है। तो अब सोचो कि इसके बीच में भी तो कोई वैल्यू होगी ना, इसके बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम हुआ, तो इस पर क्या होगा कि अब 0.2 से भी कम होगा। तो बहुत लिटिल बिट का चेंज होता है, और ऐसे अब क्या होती है प्रेशर ट्रेवल हो जाती है। ऐसा नहीं बहुत कम प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया। देख लो 10⁵ के रेस्पेक्ट में क्या 0.2 बहुत ही कम है। तो ये बात हुई क्वेश्चन के बच्चों। अब तुमको जो मैंने बताया था कि अभी पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा रहा बच्चों स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड में। सॉलिड में बस फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं है। सॉलिड में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड हो गई या वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई, वो क्या रूट में y अपान रो होगी। y होता है तुम्हारा यंग मॉडुलस ऑफ फ्लैशेस है। और मैंने जो तुमको चैप्टर में पढ़ाया था, तुमको याद होगा मैंने कुछ ऐसे तरह पढ़ाया था कि सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू ई किया था ना, कि सिंपल स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, कोफिशिएंट ई है ना, ई क्या, तो वही यार मतलब कहने मतलब क्या है कि कहीं y पढ़ाते हैं इसी को, कहीं ई लिखते हैं। तो मैंने ई करके पढ़ाया था, इसलिए मैं लिख दिया कि y की जगह ई भी लिख सकते हो। तो y और ई क्या है, एक ही कहानी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या कि एग्जांपल लेते हैं और निकालते हैं कि क्या वैल्यू आना। तो मैंने मान लिया कि y की वैल्यू क्या 200 गीगापास्कल और डेंसिटी मैंने ले लिया 8 ग्राम पर cc। अब निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है। ये सॉलिड में वैल्यू है, किसके लिए निकाले, सॉलिड में। तो 200 गीगापास्कल बच्चों, 1 गीगापास्कल होता है आपका 10⁹ पास्कल होता है। 1 गीगापास्कल इक्वल्स टू क्या होगा 10⁹ पास्कल। तो कन्वर्ट कर लो तो 10⁹ पास्कल हो जाएगा। डेंसिटी 8 ग्राम पर cc है, तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जब डेंसिटी 8 ग्राम पर cc है, इससे कन्वर्ट करोगे, मैं ये कन्वर्ट कर जाऊँ तो ग्राम को लिखो तो 10⁻³ हो जाएगा। और cc क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलोगे तो बन जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा +6 -3 होगा, तो 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8000 मतलब क्या, 80 इंटू में 10⁻3। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो इसको। तो ये क्या है कि 6 ऊपर बन जाएगा, है ना, ये ऊपर जाके 6 बन जाएगा ना, यहाँ से कटेगा 6 बन जाएगा। और 200 में 8 से कट करोगे तो 25/225 बन जाएगा। तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, रूट में 5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। इसको बाहर निकालोगे 25/200, हाँ 25। तो ये हो जाएगा 200/8 हो जाएगा 25, और 10⁻9 अपन 10⁻3 मतलब 10⁻6। तो यार बाहर रूट का निकालोगे तो 5 हो जाएगा, और 10⁻6 मतलब 10⁻3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा 5000 मीटर पर सेकंड हो गया। बच्चों ध्यान से सुनो, 5000 मीटर पर सेकंड। और आपकी एयर में कितनी होती है, आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है 230 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर इसका 10 टाइम्स भी करोगे तो 23 से हो जाएगा, अगर 20 टाइम्स करोगे तो 4600 होगा। तो अप्रॉक्स क्या है कि 20 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 22 टाइम्स है, इतनी ज़्यादा है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, जब भी पहले पता करना होता था कि ट्रेन कहाँ पे, तो पटरी पे जब भी कान मतलब अपनी कान पटरी पे लगाओगे तो तुमको ट्रेन की आवाज़ बहुत दूर अगर ट्रेन रहेगी तभी तुमको सुनाई देगा, है ना। देख क्योंकि सॉलिड में आपकी इतनी स्पीड है, और वही अगर उसने हॉर्न बजाया और हॉर्न में स्पीड कितनी होगी 230 मीटर पर सेकंड है। तो अगर सेम टाइम पे तुम देखो उसने हॉर्न बजाया 230 मीटर पर सेकंड, तुमने कान पे पटरी पे तुमने कान लगाया, तो जो ऑफकोर्स स्पीड इतनी ज़्यादा है 20 टाइम्स ज़्यादा है, तो 20 टाइम्स पहले तुमको सुनाई दे देगा, ठीक है ना। तो ये होती है स्पीड ऑफ वेव साउंड में, सॉरी सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या होती है, जो भी साउंड वेव होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों तुमने देख लिया, एयर की जो आपकी स्पीड है वो होती है 230 मीटर पर सेकंड होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली स्पीड ऑफ साउंड वेव की, बात कर ली सॉलिड में। अब आ जाते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि लिक्विड और गैस
तो वो बोलता है लिक्विड और गैस के लिए होता है रूट बीटा अपन रो होता है। ये तो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन खैर आता ही नहीं है, लेकिन इसका यूज क्या है, गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे, गैस में, क्योंकि गैस के लिए भी यूज हो सकता है। तो बीटा का लिक्विड के लिए बोल लगा, तो बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस है, ठीक है। अब सी में आ जाओ गैस में। गैस में आने से पहले क्या, थोड़ा सा नौटंकी। नौटंकी क्या है कि एक बार न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था और वहां से थोड़ा सा आंसर कुछ गलत आ रहा था स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है ना। तो न्यूटन के बाद कौन आए, वो आपके लाप्लास एक साइंटिस्ट आते हैं। तो लाप्लास क्या करते हैं कि उनमें कुछ करेक्शन करते हैं जो भी न्यूटन की थ्योरी थी, और थोड़ी सी करेक्शन करके उन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी गलत है, आप करेक्ट करो और आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करने हम लोग करने वाले, क्या इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, रूट बीटा अपन रो, क्योंकि गैस के लिए भी अप्लाइड है, तो बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, बीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अब वो ध्यान से तुम सुनो, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। गैस के लिए अपन क्या करते हैं, अगर पॉलीटॉर्बिक प्रोसेस मानते हैं, पॉलीटॉर्बिक प्रोसेस के लिए अपन निकालते हैं एस जनरल करके, तो पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने मान लिया पॉलीटॉर्बिक प्रोसेस अभी छोड़ दो, अभी तुम गैस के बारे में छोड़ दो, ये सोचो कि अलग कहानी चल रही है। पॉलीटॉर्बिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आपका इक्वेशन पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी। क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वी, क्योंकि मैं बीटा की वैल्यू मेरा टारगेट निकालना, तो डीपी अपॉन में क्या होता है, डीपी अपॉन वी होता है। तो डीवी अपॉन वी मैं कैसे भी पता ही करके रहूंगा, या डीपी अपॉन वी डीवी कैसे भी पता करके रहूंगा, तो मैं को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट करो तो डीपी अपॉन डीवी, सेकंड टर्म को ऐसे छोड़ देंगे प्लस में, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू वी की पावर n-1 इंटू में फर्स्ट टर्म p। तो डीपी अपॉन डीवी का बच्चों यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ये उधर चल के हो जाएगा माइनस n इंटू वी की पावर n-1 इंटू पी अपॉन वी की पावर n हो गया। तो बीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस डीपी अपॉन डीवी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुमको पता ही बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस डीपी अपॉन में क्या होता है, डीबी अपॉन वी होता है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा वी, तो तुमको मिल जाएगा बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस वी इंटू में डीपी अपॉन क्या हो जाएगा, डीवी मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो बीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस वी डीपी अपॉन में क्या मिल जाएगा, डीवी मिल जाएगा। यानी कि डीपी अपॉन डीवी का तो वैल्यू मिल चुका है मेरे को, मैं क्या करूँ कि इस माइनस को इधर ला दूं, या माइनस वी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस वी डीपी अपॉन डीवी, और मेरा काम मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा बीटा में निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, मैं माइनस वी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अगर माइनस वी से तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, माइनस वी से इधर मल्टीप्लाई किया, डीपी अपॉन डीवी कर लिया, माइनस वी से इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वी से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 एक +1 बन जाएगा, ठीक है। तो वी की पावर n बन जाएगा ऊपर में, और वी की पावर n से कट जाएगा, तो वी की पावर n से वी की पावर n कट जाएगा, तो मिल जाएगा आपको, इधर माइनस तो प्लस हो चुका है, तो n इंटू पी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा की वैल्यू, माइनस वी इंटू डी पी अपॉन डी वी क्या है, बीटा की वैल्यू है। दैट मीन्स बीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, n इंटू पी मिल गया, ओके। अब समझ में आई। तो बल्क मॉडुलस क्या है बच्चों, n है इंटू में प्रेशर है। अब n क्या है, तुमने मैंने पॉलिटिवरी प्रोसेस करके निकाल लिया, तो मेरा सारा काम हो गया। अगर मान लो कोई बोलता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इक्वेशन पीवी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं बोले जैसे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो इसका इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। दैट मींस पीवी की पावर 1, यानी कि n की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर n की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, n की वैल्यू गामा हो जाएगा, ये तुमको पता ही है। तो अब क्या है कि इतना निकालने के बाद बीटा की वैल्यू n इंटू पी निकालने के बाद मेरा फायदा क्या होगा कि अब मेरे पास एक जनरलाइज करके कोई बोले कि भाई साहब मेरे को बता दो एडियाबैटिक के लिए क्या होगा बीटा का वैल्यू, मेरे को कोई बता दो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए किया हूँ। अब ये इतना काम तो हो गया। अभी मैंने देखा कि कोई भी मैंने यूज नहीं किया कि गैस में साउंड की वेव की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने कुछ बात ही नहीं की। अभी तुमको मैं थर्मोडायनामिक्स से लेके गया था, और कुछ कैलकुलेशन करके मैंने क्या किया, बीटा का वैल्यू n इंटू पी निकाल दिया, और मैंने तुमको बता दिया कि आइसोथर्मल के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और एडियाबैटिक के लिए n का वैल्यू गामा हो जाएगा, ठीक है। इतना तुमको पता है। अब देखो कैसे अब निकालेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो गैस में क्या, सबसे पहले न्यूटन अब साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, गैस में साउंड की स्पीड क्या होगी उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दिया, और उन्होंने ये माना कि जो अपनी साउंड वेव है जो आपकी एयर में चल रही है वो क्या है, एक प्रोसेस फॉलो कर रही है, और वो आइसोथर्मल प्रोसेस करेगी, मतलब उसके जाने से कहीं भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होने वाला है एयर में, ठीक है ना, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, उनका ये मानना था। दैट मीन्स न्यूटन्स फॉर्मूला आता है पहले, और न्यूटन्स फॉर्मूला इसलिए आता है, न्यूटन फॉर्मूला से क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन सी इक्वेशन दी थी ताकि हम पता कर सकें कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो उन्होंने माना कि ही एज्यूम्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, उन्होंने जो आपका थ्योरी उन्होंने मान के जो भी आपको इक्वेशन दिया था उनकी थ्योरी बेस्ड ऑन थी आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो अगर उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस माना तो दैट मींस n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मेरे को चाहिए बीटा चाहिए, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दैट मींस बीटा की वैल्यू p हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करो तो बीटा की वैल्यू क्या होगा, p हो गया। इसलिए मैं पहले ये निकाल लिया था, बात समझ में आई। तो दैट मींस बीटा की वैल्यू p हो गया। बीटा की वैल्यू क्यों निकाला भाई, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी गैस में वैलिड है,
तो V इक्वल टू क्या होता है, रूट बीटा अपान रो हो गया, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P हो गया, प्रेशर हो गया, तो V इक्वल टू रूट P अपान रो हो गया। दैट मीन वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैस आपकी हो जाएगी रूट P अपान हो जाएगा, प्रेशर अपन में डेंसिटी हो जाएगा, प्रेशर अपन में डेंसिटी हो जाएगा किसी भी गैस में, एयर भी आपकी गैस है या नॉर्मली कोई भी गैस ले लो। तो अब समझ में आया बात, न्यूटन फॉर्मूला ने का मतलब न्यूटन फॉर्मूला कैसे अपन ने निकाला है, ठीक है। तो उन्होंने दिया कि जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों हो जाएगा रूट में प्रेशर अपन में डेंसिटी हो जाएगी। ओके, चलो एक बार देखते हैं कि अगला साइंटिस्ट जो आता है लाप्लास, वो क्यों करेक्ट करता है कुछ, थोड़ा सा एक वैल्यू लेते हैं। तो बच्चों तुमको पता है कि अगर एयर की बात करें, अगर एयर में हम चाहते हैं निकालना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी होने वाली है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होने वाली है, प्रेशर तुमको पता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, 1 एटीएम का मतलब है 10⁵ पास्कल, पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रख लो कि जो डेंसिटी होती है ना बच्चों आपकी एयर में, वो होती है डेंसिटी ऑफ एयर होती है रूट में 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। एक बार वैल्यू पुट करो तो V इक्वल टू रूट P अपान रो हो जाएगा, P की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 10⁵ पास्कल, रो की वैल्यू कितनी होगी 1.28। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तुमको मिल जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बाय द न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में आ गया 280 मीटर पर सेकेंड। और अब तुमको मैंने बताया था कि जो साउंड की स्पीड होगी एयर में होगी 330 मीटर पर सेकेंड, फर्क कितना है 50 मीटर पर सेकेंड का फर्क है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। दैट मीन्स ये बात तो तय हो गई कि न्यूटन ने फॉर्मूला में जो दिया था फॉर्मूला वो सही था पर उतना करेक्ट सही नहीं था, यानी कि कुछ तो वहाँ पे चेंजिंग करने की जरूरत थी। अब देखो यार उस समय में क्या था कि न्यूटन्स को चैलेंज करना बहुत टफ काम होता था, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, जितनी भी थ्योरी थी उसकी सालों साल 100 साल चलती थी, तो उसको चैलेंज करना बहुत टफ काम होता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि कुछ कोई नया थ्योरी देता ही नहीं था, ये इतना ब्रिलियंट था, हर एक जगह इसने थ्योरी दी अपनी, लोग इसी की थ्योरी को पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उसी में थोड़ी सी कमी वगैरह पता चल गया तो बता देते थे, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं करते थे। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो लाप्लास वाला, ठीक है ना। तो मैं तुमको दिखाता हूँ लाप्लास करेक्शन क्या है तुम्हारा, कि कैसे लाप्लास करेक्शन आता है। लाप्लास करेक्शन जैसा कि नाम से ही पता है कि वो थोड़ा सा करेक्ट करता है। बेसिकली वो करता क्या, तुमको बता देता हूँ कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने माना था, वो आइसोथर्मल नहीं मानता, वो मान लेता ये कि आइसोथर्मल नहीं है, वो कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस मान के जब लगाता है तो उसका आंसर सही आ जाता है। तो दैट मीन्स कि बस थोड़ी सी गलती उन्होंने किया था न्यूटन ने, उन्होंने ये मान लिया था कि जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, जबकि वो क्या होती थी, एडियाबैटिक होती थी। बात समझ में आई, यानी कि थोड़ी सी टेम्परेचर तो पक्का चेंज होने वाला है, हीट ट्रांसफर का भले ही आपका हीट ट्रांसफर आपका जीरो हो, ठीक है। तो अब आ जाता है लाप्लास करेक्शन, हेडिंग डाल लो। लाप्लास करेक्शन, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ही एज्यूम्ड व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस। उन्होंने क्या किया बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस एज्यूम कर लिया। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस एज्यूम कर लिया दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारा, एन की वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, गामा हो गया। अगर एन की वैल्यू गामा होगा दैट मीन्स बीटा का वैल्यू एन इंटू पी होता है, तो एन की जगह गामा रख दो, गामा इंटू पी हो गया। अब तुमको साउंड की स्पीड चाहिए तुमको गैस में, तो वेलोसिटी गैस की स्पीड तुम्हारी क्या हो जाएगी, रूट में बीटा पर रो होता है फ्लूइड के लिए, तो बीटा की जगह अपन क्या कर देंगे, गामा इंटू पी पुट कर देंगे, गामा पी अपन में आपका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इक्वेशन दिया कि अब उन्होंने क्या दिया था, प्रेशर पर डेंसिटी हो जाएगा, बस यहाँ पे गामा का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि क्या वाकई में सही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या वाकई में सही है इनका इक्वेशन। तो देखो क्या होता है कि जनरली आपका एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी मैक्सिमम गैसेस वो डायटोमिक है, तुमको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिन जो भी मतलब गैस, जितनी भी गैस है आपके एयर में मैक्सिमम क्या आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, मोस्टली क्या डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए क्या होता है बच्चों, गामा की वैल्यू कितनी होती है, आई होप तुमको पता होगा, गामा की वैल्यू कितना होता है, 1 + 2/f होता है ना, पुट करके निकाल लो कंफ्यूजन, तो 1 + 2/5, हाँ। तो गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 1.4 हो जाएगी। तो गामा की वैल्यू क्या करो, वो एक एग्जाम्पल लेते हैं और पुट करो कि कितना होने वाला है, ठीक है। तो गामा की वैल्यू क्या करो, 1.4 पुट कर दो, प्रेशर की वैल्यू जो तुम्हारा 10⁵ पास्कल वही पुट कर दो, और डेंसिटी क्या तुम पुट कर दो जो वहाँ पे 1.28, ठीक है, 1.28। हालांकि तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला टर्म अगर तुम्हारा ऊपर में 1.4 मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट से बाहर निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ा देगा, 280 मीटर पर सेकंड से वैल्यू बढ़ी जाएगी, और वो आपका आ जाता है 330 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो रूट में हो जाएगा, गामा की वैल्यू कितना होगा 1.4, प्रेशर की वैल्यू होगा 10⁵, और डेंसिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1.28। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपका वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, ओके।
सॉरी 220 मीटर पर सेकेंड, 330 नहीं होता है, 220 होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही निकल गया तो ओके, क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही निकल गया तो ओके। तो इतनी आती है, 220 मीटर पर सेकेंड आती है, 220, हाँ ठीक है। तो ये बात होगी बच्चों, इनकी बात होगी। और एक देख लेते हैं कि अपन कि अगर अपन आइडियल गैस के लिए निकालना चाहते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी है, जो भी अगर साउंड की वेलोसिटी है वो आइडियल गैस में यूज करें तो उसका क्या आने वाला है, वो चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, न्यूटन का है 280 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 220 नहीं होगा, 320 कर लो, ठीक है ना। ये 320 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 320 330 ऐसे अप्रोक्सीमेट रेंज में होता है, ठीक है ना। ओके 220 नहीं होगा, 300, ऑफकोर्स 200, यहाँ पे 1.4 वाला टर्म क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ा देगी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस लेते हो, हाँ तो बच्चों जैसे कि मैंने बात की था आइडियल गैस के लिए, देख लो आइडियल गैस के क्वेश्चन में अपने को देखना है कि आइडियल गैस में साउंड की क्या मतलब साउंड की क्या स्पीड होने वाली है या वेलोसिटी होने वाली है। तो एक काम करो, तुम्हारे पास बाय द लाप्लास करेक्शन के थ्रू तुमको मिल गया था गामा पी अपन रो होता है, तो पी बाई रो का क्यों ना अपन वैल्यू निकालें और सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो लाप्लास करेक्शन से फाइनल मेरे पास परफेक्ट फॉर्मूला आया था, रूट में गामा इंटू पी अपन रो होता है ना। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन क्या तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो लिख सकता हूँ वेट अपन में मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। दैट मीन्स मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया था, पी इंटू एम हो गया और वॉल्यूम किधर ला दिया, तो मास अपन में क्या होगा, मास अपन में वॉल्यूम हो गया, और ये होता है क्या डेंसिटी, तो पी एम इक्वल्स टू क्या रो इंटू आर टी। ध्यान रखना कैपिटल एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एम क्या है मास ओनली, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो पी एम इक्वल्स टू क्या रो आर टी, यहाँ से पी बाई आर रो का रेशियो निकालें, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो पी बाई रो का रेशियो क्या मिल जाएगा बच्चों, आर टी अपन एम हो गया। तो पी बाई रो का रेशियो कितना बच्चों, आर टी अपन एम, अगर मेरे पास फॉर्मूला था बाय द लाप्लास करेक्शन वी कोस रूट गामा पी अपन में रो, तो पी बाई रो की वैल्यू मैंने पुट कर, तो वी कोस रूट में गामा आर टी अपन एम हो गया। तो ये बच्चों कब लगाएंगे, ध्यान रखना ये फॉर्मूला वी कोस रूट गामा आर टी अपन एम तभी लगेगा जब आपका आइडियल गैस इक्वेशन होगा। अदरवाइज तुम्हारे लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं दे रहे तो आप नहीं लगा सकते, ये चीज ध्यान रखना। गामा क्या है तुमको पता ही, गामा क्या है आपको, आर तुमको पता ही क्या है, टेम्परेचर क्या है, टी क्या टेम्परेचर है, एम क्या मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एम जो कैपिटल एम क्या मॉलिक्यूलर मास है, और टी को पुट करना है पुट इन केल्विन, ध्यान रखना। इसलिए मैंने लिख दिया कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको केल्विन में पुट करना है। केल्विन में पुट नहीं करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान देना एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पूछ रहा है, विल द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन बी द सेम एज इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बोल रहा है कि आपका एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन बी द सेम एज इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑक्सीजन की जो स्पीड, ऑक्सीजन की जो इस ऑक्सीजन में जो आपकी साउंड की स्पीड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वही सेम स्पीड हाइड्रोजन की किस टेम्परेचर पे होगी ये पूछ रहा है। बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो 60:1। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या आपका आइडियल गैस में आते हैं, तो वी इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, रूट गामा आर टी पाने में होगा। ध्यान देना बच्चों, पहली बार कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट पहले वो देख लो। दोनों डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू सेम होने वाली दोनों के लिए, आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम होने वाली है, ठीक है। तो गामा और आर तो सेम होने वाला है, और स्पीड भी बोल रखा है कि वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, तो गामा आर और वी क्या सेम होगा किसके लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। तो एक काम करो, वी को रूट गामा आर टी अपन एम कर लो, स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, गामा आर टी अपन एम हो जाएगा। पहले तो सारे कांस्टेंट के एक साइड करो, वेरिएबल के एक साइड करो, तो तुमको दिख रहा है कि वी कांस्टेंट है, गामा और आर क्या कांस्टेंट है, तो गामा आर को एक साथ पकड़ा और वी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो गामा इंटू में आर अपॉन वी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ब्रेकेट में डाल दिया, क्योंकि मेरा क्या कांस्टेंट है। तो m इक्वल टू हो गया गामा आर अपॉन वी स्क्वायर इंटू में टी टेम्परेचर, ये पूरा वैल्यू क्या आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स जो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या मैं बोलूँ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मैं बोलूँगा यानी कि मैं रेशियो तो लिख सकता हूँ ना कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन का टेम्परेचर अपॉन में ऑक्सीजन का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा हाइड्रोजन का मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। अब क्या पूछा है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर पूछा है, तो T(H2) क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। तो क्वेश्चन में देख रखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास का रेशियो, पर मैं यहाँ पे क्या पुट करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दैट मीन्स जो 16:1 का रेशियो मैं उल्टा कर दूंगा, 1/16 कर दूंगा। और ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब मैं उसे कन्वर्ट करूंगा केल्विन में,
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करूँगा 273, तो मेरे को मिल जाएगा 343 मिल जाएगा, 373 मिल जाएगा, सॉरी 373 केल्विन मिल जाएगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों केल्विन में 23.31 केल्विन हो जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड में निकालोगे तो -249.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने इसलिए लिख दिया है बच्चों केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि यहीं पे आकर सभी लोग गलती कर देते हैं। आंसर सब निकाल लेंगे सही, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि किस में आपका पूछ रहा है। अगली हेडिंग लगा लो बच्चों पावर, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पावर क्या होती है, ठीक है। ये बिल्कुल फार्मूला और कुछ है नहीं, ठीक है ना। जो भी पावर होगा वो अपन देखेंगे ट्रांसवर्स वेव में जो देखा तो वही ज़्यादा यूज होता है। तो ये इसका साइन क्या होता है एवरेज। अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी और ऐसे साइन करूँ, इसका मतलब क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज पावर होता है बच्चों P0² इंटू में A अपॉन में 2 रो VW। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ने एरिया इसलिए मैं लिख दिया, और P0 क्या है तुम लिख लेना, इससे क्या प्रेशर एम्पलीट्यूड है। रो डेंसिटी VW क्या है स्पीड ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या होगा, ये 2 बस हटा देना, तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा P0² अपॉन में रो इंटू VW। इंटेंसिटी की अगर बच्चों बात करें तो देखो, अगर तुमको प्रेशर का फॉर्मूला याद है, सॉरी पावर का, तो इंटेंसिटी तो क्लियर हो जाएगी ना, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है एवरेज पावर अपॉन में एरिया। तो इस एरिया को डिवाइड कर दो, यानी कि इसे हटा दो तुम, तो एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो एरिया हटा दो तो P² अपॉन में 2 रो VW जो कि है मैक्सिमम चाहिए, तो 2 हटा दो यहाँ से P0² अपॉन में रो इंटू VW होगा, ठीक है ना। VW VM लिख दिया क्या मैंने, VW करो, VW कर लो। VW का मतलब क्या हुआ स्पीड ऑफ वेव हो गया, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन रहे। अब देखो बच्चों इंटेंसिटी तुमने जो पढ़ा है आई, उसे एक यूनिट में अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं इन डेसिमल। क्या बोलेंगे, तो अपन जो साउंड की इंटेंसिटी होती है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल में, तो कैसे रिप्रेजेंट करते वो देखेंगे। तो अगले हेडिंग लगा लो साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल। डेसिबल को लिखते हैं स्मॉल डी और स्मॉल बी से, या उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, या बोलते हैं उसी का लाउडनेस, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लाउडनेस होगी वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, बात समझ में आ रही है। यानी कि लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, साउंड इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी लेवल बोलेंगे बीटा को, जो भी ये होता है बीटा को 10 log I अपॉन में I0 होता है। तो यहाँ पे बीटा क्या बच्चों, आपकी लाउडनेस बोल लो या इंटेंसिटी लेवल है, दोनों लिख सकते हो। इसी को स्टडी कर रहे हैं, इसी को स्टडी कर रहे हैं। तो साउंड इंटेंसिटी डेसिबल, ये क्या होगा डेसिबल में होगा, ये किस में होगा यूनिट इसका क्या होगा dB, डेसिबल में होगा। 10 log I अपॉन में I0 इंटेंसिटी तो किस में होती है तुमको पता ही है, किस में होती है, वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर में होती है ना। देखो मैंने लिखा भी हूँ। तो यहाँ पे बच्चों अब तुमको समझना है, बीटा तुम्हें क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस से जो कि डेसिबल में है। 10 log तो बात छोड़ दो, यानी कि आई इंटेंसिटी तुमको ये भी क्लियर है। पर यहाँ पे आई क्या और I0 क्या समझना है। ये I0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर में स्क्वायर, जिसको ये मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी होती है बच्चों, ठीक है ना। और ये जो इंटेंसिटी है ये वेरी करेगा, और इसी इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं डेसिबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है। तुम देखो कि कितनी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर तुमको पावर बात समझ में आ रही है, इसे मिटा दो, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग β1 क्या आपका लाउडनेस है या इंटेंसिटी लेवल है इन डेसिबल में है, और I2 क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है ना बेसिकली, अगर तुमको इंटेंसिटी बस पता हो और I0 तो तुमको पता ही रहेगा तो तुम बीटा निकाल सकते हो। तो बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि I1 करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करने पे अगर इंटेंसिटी लेवल बीटा आ रहा है, I2 करस्पॉन्डिंग β2 आ रहा है, तो इनमें रिलेशन क्या होने वाले पता करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि बीटा की जगह β2 कर दिया, 10 log I की जगह I2 कर दूँ अपन I0 हो गया। तो इसके लिए एक बार लगा दिया, और ये फॉर्मूला इसके लिए लगा दूँ, तो यहाँ पुट करो तो बीटा की जगह β1 हो जाएगा, 10 log I की जगह I1 हो जाएगा, I1 अपन I0 हो गया। तो β2 = 10 log I2 अपन I0 होगा, क्योंकि β2 करस्पॉन्ड I2 और β1 करस्पॉन्डिंग I1 है। अगर इनको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे β2 माइनस β1 तो 10 तो कॉमन हो जाएगा, पर ये log m माइनस log n हो जाएगा जो कि डिवाइड में होगा, तो I0 अपन में I0 से कट जाएगा, क्योंकि ये तो हर जगह दोनों जगह कांस्टेंट है। यानी कि ये जो रेशियो बन जाएगा अंदर में log में I2 अपन I1 हो जाएगा। दैट मीन्स β2 माइनस β1, जिस तरह ये β2 माइनस पहले β2 फिर बाद में β1, उसके करस्पॉन्डिंग अंदर में जो log आ रहा है log I2 अपन I1 हो गया। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो है क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एट ए पॉइंट वी आर गेटिंग साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 डेसिबल, मतलब क्या है ये बीटा में डेसिबल में, एंड एट सम अदर पॉइंट वी आर गेटिंग 10 डेसिबल। तो तुमको दो बीटा का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन देखो पढ़ते ही समझ जाना है कि कैसे करना है।
यूनिट देखो और काम हो गया, तुमको 2 बीटा की वैल्यू हो गया है, तुमको अगर बीटा की वैल्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंटेंसिटी होगी, या यूँ बोले कि इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग बीटा होगी, तो बीटा दे दिया है तो इंटेंसिटी पूछेगा, ऑफकोर्स वही होने वाला है, देखना आगे वही होगा। देन बाई हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट इंटेंसिटी ग्रेटर देन सेकेंड। अब देखो हाउ मेनी टाइम्स यानी कि रेशियो पूछ रहा है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर मैं बोलूँ कि A/B=2 यानी कि A क्या 2 टाइम्स B है ना, यही तो है ना, हाउ मेनी टाइम्स। रेशियो पूछ रहा है किसका, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का तुम्हारा क्या पूछ रहा है बच्चों, रेशियो पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ पे पता है और β2 और β1 पहले तुमको दे रखा है, तुमको जो मानना है मान लो। बड़ी वैल्यू तुम्हारी ये, इसको मान लो β2, इसको मान लो β1, तो β2 तुम्हारा आगे 40 दे रखा है, β1 वैल्यू कितना 10 दे रखा है, और β2 कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या मानना है, इंटेंसिटी I2 और β1 कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, I1 है, तो β2 माइनस β1 इक्वल टू 10 log I2/I1 हो गया, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 log I2/I1। यहाँ से I2/I1 करोगे तो 10⁻³ होगा, यानी कि जो I2 होगा 10,000 इंटू में I1 होगा। देखो मतलब यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, पर यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल पे क्या होगा, 1000 का डिफरेंस आ गया बच्चों, ठीक है। तो यही इंटेंसिटी जो कि अलग यूनिट में पढ़ते हैं और कुछ नहीं, जो इंटेंसिटी है वही ये इंटेंसिटी और नया कुछ है नहीं इसमें। अगली हेडिंग लगा लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। पावर और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है वो देखना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक पॉइंट सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स से सपोज करो कि यहाँ से आपकी आवाज़ निकल रही है, कोई सोर्स पॉइंट से, तो चारों तरफ निकलेगी, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होता है ना बच्चों, आगे पढ़ोगे वेव फ्रंट होता क्या है, वो होता है स्फेरिकल टाइप में। वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तो डोंट वरी, बस लिख लो स्फेरिकल वेव फ्रंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, कि वेव की शेप कुछ ऐसे निकलेगी, बस ये समझ लो, चारों तरफ ऐसे 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 निकलेगी। तो ये एक किसी इंस्टेंट मैंने देखा कि वेव, मेरी वेव फ्रंट ये है जिसका रेडियस r बना रही है, स्फेरिकल है। तो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, पावर अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है, और ये होगा सरफेस एरिया होगा, तो यहाँ पे एरिया क्या होने वाला बच्चों, 4πr² होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पावर अपॉन में क्या हो गया, 4πr² हो गया, और यहाँ से मेरे को पता चल गया कि इंटेंसिटी क्या है, r² की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बात कहानी होगी पॉइंट सोर्स की। अब आ जाओ लाइन सोर्स की बात कर लो। लाइन सोर्स में क्या होता है बच्चों की, जो स्फेरिकल आपकी जो भी आपकी वेव फ्रंट होती है वो होती है सिलेंड्रिकल होती है, क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये कौन सी वेव फ्रंट है, लाइन सोर्स के लिए कैसी होगी आपकी बच्चों वेव फ्रंट, वो होगी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके चलो, मैंने मान लिया इसका रेडियस क्या है r है और इसका लेंथ क्या l है, तो कोई बताएगा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बस ये वाला ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल नहीं, तो वो हो जाएगा आपका 2πr/l हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी अपॉन में एरिया, एरिया कितना हो गया 2πr इंटू में l हो गया, और यहाँ से जो पावर हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, r2 होगा। देख रहे हो, मतलब क्या है कि जितना दूर जाओगे किसी सोर्स से आपकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पॉइंट सोर्स के केस में तो बहुत तेज से घटेगी, r² के प्रोपोर्शनल है, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी होगा, यहाँ पे पावर होगा। यानी कि आप पॉइंट सोर्स ले लो या लाइन सोर्स ले लो, इंटेंसिटी क्या होगी आपकी घटती चली जाएगी, पर किसमें बहुत तेज से घटेगी, पॉइंट सोर्स में घटेगी, आपकी लाइन सोर्स में नहीं। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है, अगर मान लो आपने सॉन्ग बजा दिया, तो आपको से तुम देखते हो कि जो आपको इंटेंसिटी उसकी है या लाउडनेस है जो भी है, वो क्या है, आपको जितना दूर जाते हो कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे r² बेसिकली क्या है कि जो भी डिस्टेंस उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में, लेकिन पॉइंट सोर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है।